वालेकुम जी। आज हमने देखना है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल को बैक्टीरियल सेल की। और ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इसको ड्रॉ भी करना और इसको अंडरस्टैंड भी करना। उससे पहले आप मेरे चैनल बायोलॉजी गीक को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट लाजमी किया करें, सजेशंस भी दिया करें। कोई क्वेश्चन होता है तो लाजमी पूछा करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को हर आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर करूं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। हम कहते हैं ऐसा सेल जिसमें डीएनए जो है वो क्या होगा, फ्रीली डिस्पर्स होगा, इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल पॉजेस करें, दे आर द प्रोकैरियोट्स। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो वही हमें नजर आ रहा है कि एक आउटर ब्लू कलर में मैंने लाइनिंग ड्रॉ की, जिसको मैं ग्लाइकोकैलिक्स कह रही हूँ, जिसकी कंपोजिशन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोकैलिक्स में बस दो तरह के होते हैं, एक आ जाएगा स्लाइम और एक आ जाएगा कैप्सूल। ये जो स्लाइम है ये लूजली अटैच होगा, जो कैप्सूल होगा ये टाइट अटैचमेंट होगी, ठीक है, यानी कि टाइट होगा। और ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, जबकि स्लाइम ऐसा नहीं होगा, ये लूजली अटैच होगा। इसलिए बाजों का स्लाइम को रिमूव करना भी जो है ना वो इजी होता है फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। अच्छा, अब कैप्सूल टाइट है, ये क्या करेगा, ये इजीली अटैचमेंट करवाएगा बैक्टीरियल सेल की टू द होस्ट। बैक्टीरियल सेल इजीली होस्ट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जबकि जो स्लाइम है ये क्या होगा, ये स्लाइमी है, स्लिपरी है। तो कोई भी अगर आप कह लें कि इसको होस्ट बनाने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा या इसको अपना प्रे बनाने की कोशिश करेगा, तो ये स्लिप हो जाएगा, तो ये जल्दी से इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो ये आप कह लो कि ये इसको फायदा दे रहा है और ये क्या है, प्रिवेंशन जो है वो प्रोवाइड करी होती है। बाकी ग्लाइकोकैलिक्स जो है, हम आगे इसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ना ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत डिटेल से सब ग्लाइकोकैलिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो अभी हम सिर्फ इसमें उनको उनके जो मेजर मेजर चीजें, मेजर मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसको हम बहुत डिटेल से जो हमारा नेक्स्ट आप कह लेंगे चैप्टर नंबर 6 होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको बताती जाती हूँ साथ साथ स्ट्रक्चर्स, और उनका जितना रिक्वायर्ड है अभी सिर्फ उतना उसको डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर डिटेल में जब चैप्टर 6 जब डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल से हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपको कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि इसके पास क्या होती है, सेल एनवेलप होगा। सेल एनवेलप में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सेल एनवेलप में हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी सेल वॉल आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसका स्ट्रक्चर है वो आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। उसके साथ हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोइड। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाता है न्यूक्लियोइड आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं कुछ सेलुलर अपेंडेजेस। और अगर हम सेलुलर अपेंडेजेस की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएंगी, पिलाए, और हमारे पास आ जाएगा फ्लेजेला। क्लियर होगी ये बात आप लोगों को। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है कि ये हमारे पास बेसिक इसके हैं, सेल एनवेलप है, इसमें ये दो पोर्शन जो है वो फॉल करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड है, फिर सेलुलर अपेंडेजेस हैं थर्ड पे। ठीक हो गया, जिसमें पिलाई और फ्लेजेला जो है वो इंक्लूड होता है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। हम कहते हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स का समझ आ गया कि इसको इस तरह से दो तरह से प्रिवेंशन दे रहा है। उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाती है, हमारे पास सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल हमने पढ़ा स्टार्ट में जब हमने सेल वॉल पढ़ी प्लांट्स की, कि पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से जो है वो बनी हुई है। इसकी कंपोजिशन में पेप्टोग्लाइकन और म्यूरिन जो है वो होता है। उसके बाद सेल वॉल के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वैसे ही। लेकिन यूकैरियोटिक सेल से किस तरह डिफरेंट होती है कि जो लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है ना, तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाता है कि डिफरेंस करें किस में, आप कह लेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर की सेल मेम्ब्रेन में, तो आप डिफरेंस यही है कि कोलेस्ट्रॉल जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स होता है इसमें एब्सेंट होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने इधर याद रखनी है। अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कभी कि वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो दोनों में सिमिलर है, तो आप क्या कहेंगे कि वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलीमा, इन सब की स्ट्रक्चर सब सेल्स में क्या होती है, सिमिलर होती है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास, अच्छा जी, आउटर अपेंडेजेस सेल एनवेलप में हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल कर लिया, सेल मेम्ब्रेन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये आप देखो कि यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राउंड मिक्सचर है, ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास यूकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आप कह लो कि साइटोस्केलेटन मौजूद होगा, उसके अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, उसके अंदर आप कह लो कि साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा आप कह लो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होंगी। तो हम कहते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म में ऐसा नहीं है, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद है बट दे आर डिफरेंट कंप्लीटली फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा जी, अब इधर देखो, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, न्यूक्लियोइड और डीएनए। हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है वो मौजूद होता है, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हैप्लॉइड है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं, देखो मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया और डबल स्ट्रैंडेड जो है उसको क्या किया है, ड्रॉ किया। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रोटीन की इसके अंदर खुद सिंथेसिस हो रही है, और हम जानते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं ये तो प्रोटीन की फैक्ट्री हैं। और राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पहले बताया कि इसका साइज क्या होगा, 70 स्वेडबर्ग यूनिट्स इसका साइज होता है। और मैंने कहा स्वेडबर्ग जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट होता है, और ये इसके साइज और डेंसिटी की अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। मेजरमेंट यूनिट है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिस पे हम मेजर करके बता रहे होते हैं कि इसका साइज जो है वो ये आता है। और हमने ये पढ़ा था कि 50 और 30 होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, एक ही आप कह लो कि हमारे पास लार्जर सब यूनिट होगा और एक क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा। ये 50 स्वेडबर्ग और ये 30 स्वेडबर्ग, और इसको कंबाइन करेंगे 70 स्वेडबर्ग। ये बताया था कि जब आपस में कंबाइन होते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, इनका कुछ पार्ट जो इंटरमिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है कॉम्बिनेशन में, जिसकी वजह से इनका साइज जो है वो 80 की बजाय 70 हो जाता है, और यूकैरियोट्स में 100 के बजाय वो क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। उसके अलावा वो कहता है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अच्छा जी, प्लाज्मिड के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ मैंने लिखी हैं जो आपको आनी चाहिए और नॉर्मली एमसीक्यूज में आपसे पूछ ली जाती हैं। प्लाज्मिड्स क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है एक्सेप्ट न्यूक्लियोइड और डीएनए। अच्छा, प्लाज्मिड जो है ना वो बाज औकात ट्रांसमिसिबल होता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। वो नॉर्मली हर डीएनए में एक ही होगा, जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होता, यानी कि एक से दूसरे में, तो वो एक सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 एक से ज्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, और साइज भी उनके वेरी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन है या कोई भी हम एंटीबायोटिक देते हैं बैक्टीरिया को, तो वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड के अंदर वेरिएशन आएंगे, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उस एंटीबायोटिक की, और वो एंटीबायोटिक उसको कोई नुकसान नहीं देगी। बाजू का हमें कहा जाता है कि आपने ये एंटीबायोटिक जो है ना, ये एंटीबायोटिक अब इस बैक्टीरिया के लिए नहीं है, हम हाई डोजेज वाली यूज कर रहे हैं, नहीं आप कह लें कि एंटीबायोटिक जो है वो बनाई जा रही होती है ताकि, क्योंकि बैक्टीरिया ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर ली होती है। तो वो यही होता है कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, यानी कि इसके फायदे की बात हो रही है, लेकिन जो होस्ट है उसके फायदे की इसमें बात नहीं है। उसके बाद मेलनेस, अब इसमें बड़ी अजीब बात है, हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोट जो होते हैं वो मेल फीमेल नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही होती है, सिंगल पेरेंट होता है। लेकिन हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसमें जो प्लाज्मिड है ना, वो मेलनेस के बारे में जो है वो बता रहा होता है। अच्छा, इसको भी हम, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में बड़े डिटेल से। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि प्लाज्मिड का सबसे जो मेजर रोल है ना वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जैसे कि हम कहते हैं कि इंसुलिन की सिंथेसिस वगैरह क्या कर रहा होता है, प्लाज्मिड जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास बेतहाशा स्टोर्ड फूड होती है, यानी कि ग्लाइकोजन होंगे, प्रोटीन्स होंगी, वो कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये जो स्टोर्ड फूड होती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या कह रहे होते हैं, इंक्लूजन्स कह रहे होते हैं। तो वो कहता है कि हमारे ये जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर इंक्लूजन्स भी मौजूद होती हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मजे का इसमें स्ट्रक्चर है, दैट इज द मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या होते हैं जी, मीजोजोम्स वो कहता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट होती है, इन्वेजिनेट होने के बाद एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर को, इस इन्वेजिनेटेड, इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कह रहे होते हैं। और इन मीजोजोम्स का क्या काम है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे।
कैसे करेंगे? इस मीजोसोम के अंदर साइटोक्रोम्स मौजूद होते हैं, वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो वो आप कह लेंगे प्रिकर्सर्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन करवानी होती है, जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन करवानी होती है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी होती है बैक्टीरिया के अंदर। तो हम कहते हैं कि ये जो इनफोल्डेड आप कह लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम मीजोसोम कहेंगे, और ये इसके 3 मेजर जो आप कह लेंगे काम है वो क्या कर रही होगी, परफॉर्म कर रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास अब लास्ट वन क्या रह गया, सेलुलर अपेंडेजेस रह गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पिलाई एंड द फ्लैजेला। अच्छा, ये आप देखो इलोंगेटेड सी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ की है मैंने, जिसको मैंने क्या कहा है कि दैट इज बेसिकली फ्लैजेला। फ्लैजेला आप देखो यहाँ से बेसल बॉडी से फिर ये सेल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में बेसल बॉडी है, वहां से निकल के सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स से होता हुआ आगे फर्दर फ्लैजेला जो है वो बना रहा है। नॉर्मली फ्लैजेला जो है, हमने ये बात पढ़ी थी कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जिससे बनता है यूकैरियोटिक सेल। उसे सेंट्रियोल्स बन रहे थे, फ्लैजेला बन रहे थे, सीलिया बन रहे थे, बेसल बॉडीज बन रही थी। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो है क्या है, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, तो ये वाला जो फ्लैजेला है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलिन कहते हैं, उससे ये बनता है। तो ये इस तरह से डिफरेंट है यूकैरियोटिक सेल से, और ये विप लाइक मूवमेंट करके बैक्टीरिया को क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है ताकि क्या करे, मूवमेंट करे। उसके बाद जो सेकंड सेलुलर अपेंडेज दैट इज द पिलाई। पिलाई सेलुलर अपेंडेजेस है, अगेन सेल मेम्ब्रेन से ऑरिजिनेट होगी, सेल वॉल और फिर बाहर की तरफ जो है वो मूव करेगी। बेसिकली पिलाई जो है वो पिलिन से बनी हुई होती है, पिलाई पिलिन प्रोटीन से बनी होगी और कॉन्जुगेशन के अंदर इसका रोल होगा। और नॉर्मली ये जो पिलाई है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मौजूद होगी। हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव। ये इनकी सेल वॉल का डिफरेंस होता है, इसको भी हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो कहते हैं कि जो पिलाई है ये पिलिन प्रोटीन से बनी हुई होगी, जो कॉन्जुगेशन जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में हो रही होती है। और ये नॉर्मली पिलाई की वजह से जो 2 सेल्स हैं कम क्लोजर टू ईच अदर, अटैचमेंट होगी और ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद जो है आप कह लें कि हमारे पास कॉन्जुगेशन का प्रोसेस सारा होता है, और ये नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर होती है। इसके अलावा जो बाकी बैक्टीरिया हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, हम कहते हैं कि उनके अंदर नॉर्मली ये सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही होती है, बाइनरी फिशन। फिशन का टर्म कहीं भी आएगा इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन हो रही है, और फ्यूजन का टर्म कहीं भी आएगा इसका मतलब है कि यूनियन की बात हो रही है। देखिए बाइनरी मीन 2 यानी कि ब्रेक डाउन हो रही है 2 में, ये मैंने कहा कि पेरेंट है जो कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, और फ्यूजन में मैंने कहा कि 2 चीजें हैं जो आप मिल के कंबाइन होके क्या हो रही हैं, फ्यूज होके एक लार्जर पार्टिकल जो है वो बना रही होती हैं। ये था हमारा सारा प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल के बारे में। अगर किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोगों ने लाजमी मेरे साथ जो है वो डिस्कस करनी है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसके अंदर हर पॉइंट को कवर करूं, लेकिन अगर कोई पॉइंट कोई बात रह गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आंसर करूं। और दूसरी बात, यहाँ ये जो हमारे पास न्यूक्लियोइड डीएनए है, मैंने कहा कि सिंगल सर्कुलर डीएनए, लेकिन एक स्टेज पे ये क्या है, ये डबल डीएनए यानी कि ये डिप्लॉइड स्टेज में भी आ जाता है। डिप्लॉइड में कब आएगा, सेल डिवीजन से पहले, यानी कि ये एक डीएनए, ये एक सिंगल डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप कह लो कि रिप्रोडक्शन से थोड़ी देर पहले, या कह लो कि सेल जब डिवाइड होने लगता है उससे थोड़ी देर पहले, और फिर वो जो सेकंड डीएनए होगा वो डॉटर सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट करें। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो। थैंक यू।